The two states where most of the cotton textile industries are Maharashtra and Gujarat. And point number one, as favorable factors, availability of raw cotton due to the black soil of the region. Have you written this point? ब्लैक सॉइल की वजह से यहाँ कॉटन ज्यादा ग्रो होता है. सो रॉ मटेरियल इज अवेलेबल. फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. हम फर्स्ट पॉइंट रिपीट कीजिए ना. हाँ, लास्ट क्लास में तो लिखे थे ना. नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. और उसके डिटेल में एक लाइन दिखाया गया था. जो पहले लिखा है वो है due to black soil of this region, cotton is cultivated in large scale. Due to black soil of the region, cotton is cultivated in large scale. पहला पॉइंट ये हो गया availability of raw cotton. Next, market. Point number 2 is market. Market में क्या लिखे थे? There is lot of demand of cotton textile. There is lot of. Repeat. There is lot of demand of cotton textile in the national and international market. Very good. What is the third point? Transport. Roadways, railways, and well developed with port facilities like Kandala and Mumbai, etc. Moist climate. Fourth point. Moist climate is very suitable for spinning. प्रोनाउंसिएशन कांडला होता है, कांडला. ठीक है, आगे बोलो. Okay, ma'am. Fourth point, moist climate. Moist climate is very suitable for spinning of long and strong yarn. Fifth point, labor. Cheap labor is available. Listen, spinning. S-P-I-N-N-I-N-G. Spinning of long and strong yarn. Next. Fifth point, labor. Cheap labor is available from many states. Sixth point, capital and other financial advices are easily available from the metropolitan cities. So you have written all. Okay. इस पैराग्राफ में देखो, while spinning continues to be centralized, मतलब स्पिनिंग ज्यादा कहाँ पे सेंट्रलाइज है? महाराष्ट्र और गुजरात में ही और तमिलनाडु में. जहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन होता है वहीं पे स्पिनिंग ज्यादा होती है, इसलिए स्पिनिंग क्या है? सेंट्रलाइज्ड है. लेकिन वीविंग जो है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है. डिसेंट्रलाइज्ड मतलब बहुत दूर दूर तक चारों तरफ फैला हुआ है. तो एक जगह जहाँ थ्रेड तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद थ्रेड को ना कहीं भी ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और इस तरह से वीविंग सेक्टर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है. तो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग समझ गए हो ना सभी लोग? सेंट्रलाइज्ड मतलब कम ही जगह में कंसंट्रेटेड होना. तो स्पिनिंग सेक्टर कुछ ही एरिया में है, वही गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इतना ही में ज़्यादा है. जबकि वीविंग सेक्टर जहाँ कपड़े की बुनाई होती है वो बहुत दूर दूर फैला हुआ है. वो वेस्ट बंगाल में भी है, तो कश्मीर के श्रीनगर में भी है, केरला में भी है, कर्नाटका में भी है. तो ये क्या हो गया? वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड बट स्पिनिंग इज सेंट्रलाइज्ड. नाउ इज इट क्लियर? ओके. तो दिस पैराग्राफ इज कंप्लीट. यहाँ देखो, यहाँ क्या और डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन्स ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी. कहने का मतलब यह है कि इंडिया के जिस स्टेट में जाता है यार्न, वहाँ के वीविंग जो है ना, वहाँ का एक स्पेशल ट्रेडिशनल टच लिए हुए होता है कि उसमें सिल्क या जरी या एम्ब्रॉयडरी क्या लगेगा, वो सब वहाँ स्टेट वाइज डिफर करता है. तो ये क्या है? एक ट्रेडिशनल टच वीविंग में बहुत अलग अलग मिलता है, अलग अलग जगहों पर मिलता है.
ये बात तुम समझे कि जैसे मान लो केरला में स्पिनिंग के बाद यार्न जो है केरला को चला गया, तो केरला में जो साड़ी बनेगी ना वो एक अलग तरह की होगी, वेस्ट बंगाल में जो साड़ी बनेगी वो अलग ट्रेडिशनल टच की होगी। तो कहने का मतलब ये कि वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल टच इज देयर in the weaving sector. Why? Because weaving is highly decentralized. It is done in West Bengal also, Karnataka, Kerala also, in Kashmir also. So weaving sector is more decentralized. ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे। यहाँ से देखो, Why did Mahatma Gandhi lay emphasis on spinning yarn and weaving khadi? महात्मा गांधी ने क्यों जोर दिया था इन सब चीजों पे? क्योंकि यहाँ के लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, एम्प्लॉयमेंट के मैटर में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, इसके लिए। कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, क्योंकि वीविंग क्या होता है, वो कॉटेज लेवल पे भी वीविंग करते हैं, घर घर में कॉटेज इंडस्ट्री चलती है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर और इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए और इंडिया को अपनी स्वदेशी प्रोडक्शन का इस्तेमाल करने के लिए गांधी जी ने इन बातों पे जोर दिया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। अब न्यू क्वेश्चन लिखो, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेम द कंट्रीज to which cotton textile is exported. Name the countries to which cotton textile is exported. Write the answer. India exports yarn to Japan. India exports yarn to Japan. Other cotton goods are exported to USA. Cotton goods are exported. Cotton goods का मतलब क्या हो गया? रेडीमेड। हम यार्न के बाद, हाँ, यार्न। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। अब तुम क्या लिख रहे हो? इंटरनेशनल मार्केट के बारे में लिख रहे हो कि कॉटन कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है, कॉटन प्रोड्यूस, है ना। तो यार्न सबसे ज्यादा जापान को जाता है। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स आर यूएसए। अदर important importers of cotton goods are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and Africa. फ्रांस। हाँ, फ्रांस के बाद क्या लिखे? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, मैम सुप्रिया को इन कर लीजिए ना। हाँ कर लिए। हाँ, अपना माइक म्यूट रखना जिसके घर में से नॉइज आ रही है। तो तुम अभी क्या लिखे कि इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है? तो यार्न जापान सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यार्न मतलब थ्रेड ही इंपोर्ट कर लेता है, और वो जापान अपने यहाँ बड़े बड़े कॉटन टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं, और इंडिया से रॉ मटेरियल जाता है किस फॉर्म में? यार्न के फॉर्म में। और कॉटन के रेडीमेड गारमेंट्स, अपैरल, ये सब जाते हैं कहाँ कहाँ? यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अ वेरी बिग मार्केट इन द वर्ल्ड फॉर कॉटन टेक्सटाइल, राइट। अब यहाँ एक प्रॉब्लम देखो क्या होती है कॉटन टेक्सटाइल में, कि वी हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न ही बहुत एक्सपोर्ट हो जाता है हमारे यहाँ से, इंडिया से। मतलब वीविंग के पहले ही जो यार्न तैयार होता है, थ्रेड तैयार होता है, वही एक्सपोर्ट हो जाता है। तो ये ना कंट्री के लिए, मतलब उस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए ये सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है।
our spinning mills are competitive at the global level. Spinning mills मतलब जहाँ yarn प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही इम्प्रूव्ड हैं, ग्लोबल लेवल पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, कैपेबल हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे यार्न तैयार करते हैं जिससे कि बहुत हाई क्वालिटी के फाइबर बनाए जा सकते हैं. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn. This is that is produced in the country. अब इसका बैड इम्पैक्ट क्या होता है बताओ? ये हाई क्वालिटी यार्न जो है वो तो सब एक्सपोर्ट हो जाता है, तो यहाँ के वीवर को ना बेस्ट क्वालिटी यार्न नहीं मिल पाता है. यहाँ इंडिया के जो वीवर हैं जो टेक्सटाइल बनाते हैं, नीटिंग करते हैं, मैंने कपड़े बुनते हैं, उनको मीडियम और लो क्वालिटी का यार्न मिलता है, और जो हाई क्वालिटी का यार्न होता है ना वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है. जापान जैसे कंट्री को और भी सारे कंट्री को ये चला जाता है. तो दूसरी कंट्री हमसे ज़्यादा अच्छे कॉटन क्लॉथ तैयार करते हैं, टेक्सटाइल ज़्यादा अच्छे तैयार कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहीं का हाई क्वालिटी यार्न दूसरे कंट्री को चला जाता है. समझ गए? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? What are the problems faced by cotton textile industry in India? तो पॉइंट नंबर 1 तो यहीं से लिखो. Following are the problems. Following are the problems. हेलो, हाँ हाँ थोड़ा देर बाद बात करते हैं, ठीक है. तो क्या लिखे बोलो? Following are the problems faced by cotton textile industry of India. Point number 1, the best quality yarn is exported. What did you write? Repeat. The best quality yarn is exported. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? Most of the production unit is fragmented. Most of the production units are in fragmented state. प्रोडक्शन यूनिट का मतलब समझे कि कहीं स्पिनिंग हो रहा है, कहीं वीविंग हो रही है, तो अलग अलग जो है ना उसमें आपस में एक लिंक नहीं रहता है, वो अलग अलग है, फ्रैगमेंटेड है. दिस मिसमैच, उसी पॉइंट में लिखना, दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए ना. हाँ रिपीट करो, कहाँ तक लिखे? Most of the production units are in fragmented state. Fragmented state. STATE. Fragmented state. Which is a major drawback. Which is a major drawback for the industry. Third point, power supply is erratic.
पावर सप्लाई इज वेरी एसेंशियल टू रन एन इंडस्ट्री। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड, पावर सप्लाई इज वेरी इरेटिक फोर्थ पॉइंट, इरेटिक का स्पेलिंग लिख लिए, ERRATIC। पावर सप्लाई इज वेरी इरेटिक। Erratic means it is not in a continuous manner. Sometimes there is lack of electricity. Fourth point, machinery needs to be upgraded. Machinery needs to be upgraded. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्री में ना बहुत पुराने ओल्ड ऑब्सोलीट मशीनरी हैं, उनको नया बनाना है, उनको अपग्रेड करना है। Machinery needs to be upgraded. दो और पॉइंट बचे हैं, इसको लिखो। लो आउटपुट ऑफ लेबर, लो आउटपुट ऑफ लेबर। Shambhavi, repeat the point. मैम सारा पॉइंट रिपीट करें शुरू से। अभी वाला फिफ्थ पॉइंट, लो आउटपुट ऑफ लेबर। हाँ, और लास्ट पॉइंट लिखो, स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर, या फाइबर तक लिखो, स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर। लो आउटपुट ऑफ लेबर का मतलब समझ गए कि जितने ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं उस रेशियो में प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं है ना। और स्टिफ कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर का क्या मतलब हुआ कि ये जो कॉटन टेक्सटाइल है ना, प्योर कॉटन के कपड़े जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं और बहुत ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं। कंफर्टेबल तो सबसे ज़्यादा हैं लेकिन ड्यूरेबल नहीं होते हैं। तो पुअर पीपल या बहुत सारे लोग ऐसे जो कि सिंथेटिक फाइबर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंथेटिक फाइबर में क्या क्या फ़ायदा है कि वो सस्ता मिलता है मार्केट में, इट इज़ अवेलेबल एट चीप रेट, कलर इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ वेरी ड्यूरेबल ऑल्सो। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं ना फटते नहीं हैं जल्दी, पुराने नहीं होते जल्दी, कलर भी नहीं फेड होता है, हालांकि ये कॉटन की तरह कंफर्टेबल नहीं होता है। तो फिर भी कॉटन टेक्सटाइल को सिंथेटिक फाइबर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सिंथेटिक फाइबर समझ गए ना, जैसे टेरिलीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। तो कितने सारे प्रॉब्लम है इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। सबसे पहले तुम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जो गुड क्वालिटी यार्न है ना, गुड क्या जो बेस्ट क्वालिटी यार्न है वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है, बेस्ट क्वालिटी यार्न। अब नतीजा ये होता है ना कि यहाँ के जो वीविंग सेक्टर है, जहाँ कपड़े की बुनाई होती है, वो जो अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाना चाहते हैं जो लोग, उनको फिर से इंपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, अच्छे कपड़े दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये मिसमैच है यहाँ पे, मतलब एक अच्छा तालमेल बैठा के नहीं रखा हुआ है डिफरेंट यूनिट्स में। कॉटन टेक्सटाइल के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं ना, स्पिनिंग, वीविंग, टेलरिंग, डिजाइनिंग, बहुत सारे यूनिट है। तो उसमें ना एक बैलेंस नहीं बना के रखा हुआ है। तो ये बुरा हाल होता है ना कि जैसे कि अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल ही नहीं रहता है यहाँ पे, तो अच्छे क्वालिटी का टेक्सटाइल इंपोर्ट करते हैं हम दूसरे कंट्री से, और तब जाकर फिर यहाँ पे उसका रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं। तो ये मिसमैच हुआ ना कि जबकि इंडिया में बेस्ट क्वालिटी यार्न होता है और वही हमें नहीं, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को वो नहीं मिल पाता है। तो प्रॉब्लम लिख लिए ना। अब फटाफट सारे पॉइंट्स को एक बार रिपीट कर दो। तो कोई एक जन जिसका कुछ छूटा होगा लिख लेना। What are the problems faced by cotton textile industries in India? Following are the problems faced by cotton textile industries in India. First point, the best quality yarn is exported. Second point, most of the production units are in fragmented state, which is a major drawback for the industry. Third point, power supply is very erratic. Fourth point, machinery needs to be upgraded. Fifth point, low output of labor. Sixth point, stiff competition with the synthetic fiber. ठीक है,
तो ये सारे मेन क्वेश्चन तुम लोग लिख लिए कॉटन टेक्सटाइल के, है ना। जो बच्चे सिंसियरली लिख रहे हैं ना, उनका तो सब नोट्स तैयार हो जा रहा है। तो ऐसे नोट्स तैयार करके रखो, एग्जाम में ना पढ़ने में आसानी होती है, और ऑनलाइन एग्जाम में तो ये और भी जरूरी है कि तुम्हारे पास पहले से नोट्स तैयार रहना चाहिए एक जगह, है ना। अब दूसरा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंडिया का बहुत बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो क्या है? जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जूट है क्या? तो जूट ना एक लॉन्ग प्लांट होता है जो कि एलिवियल सॉइल रीजन में, जहाँ की बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई है, रिवर वाटर है, रेनफॉल है, जहाँ पर वो वैसे एरिया में जूट का प्लांट ग्रो करते हैं। तो जूट के प्लांट ना एक्सट्रीम ईस्टर्न इंडिया में ग्रो करते हैं। तो और जूट से ये टेक्सटाइल डिपेंड करता है, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stand at second place as an exporter after Bangladesh. So what is the position of India in jute textile? Second. सेकेंड। बांग्लादेश हैज द फर्स्ट पोजीशन। अब तुम सोचो कि बांग्लादेश का फर्स्ट पोजीशन क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश का जो जोग्राफिकल कंडीशन है ना, जोग्राफिकल कंडीशन मतलब पूरा बांग्लादेश एकदम एलिवियल सॉइल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं, जिससे कि पूरा कंट्री जो है ना वो रिवर का नेटवर्क है, समझो बांग्लादेश। यहाँ पे ना वाटर का एक्सेस है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून से, और रिवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और सारे हिमालयन रिवर्स हैं। तो बस समझो कि देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर इन बांग्लादेश विथ लॉट ऑफ एलिवियल सॉइल। तो ये जो दोनों क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, एलिवियल सॉइल और सफिशिएंस ऑफ वाटर, ये दोनों तो बेसिक चीज़ हैं जूट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। और जो टेम्परेचर चाहिए मॉडरेट, वो भी है, मॉडरेट टू हाई टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन। तो बांग्लादेश में ना रॉ जूट बहुत ही अवेलेबल है, मतलब रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर हुगली। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में ना जितने भी जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं वो रिवर हुगली के दोनों किनारे पर हैं। Jute textile industries are concentrated on both the banks of river Hooghly. ठीक है, रिवर हुगली कहाँ है बता सकते हो? क्लास 9th में ड्रेनेज पढ़े थे ना, रिवर गंगा। तो यहाँ वेस्ट बंगाल के में आते आते फरक्का एक प्लेस है, वहाँ पर गंगा के मेन ब्रांच से एक बहुत बड़ा चैनल अलग हो जाता है, जिसका नाम क्या दिया गया है? रिवर हुगली। रिवर हुगली इज अ वेरी ब्रॉड चैनल सेपरेटेड फ्रॉम रिवर गंगा, तो इसलिए वेस्ट बंगाल में हुगली को गंगा भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये वेस्ट बंगाल होते हुए ही बांग्लादेश, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है ये रिवर हुगली, ठीक है ना। तो इसको भागीरथी हुगली भी कहते हैं या सिर्फ हुगली भी कहते हैं। और जूट इंडस्ट्री जो है वो जैसे रिवर हुगली ऐसे लंबाई में है, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से है ना। किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। और इसके दोनों तरफ लाइन से एट बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली मेनी जूट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। अब क्वेश्चन तुम नोट कर लो इसको। देयर इज high concentration of jute mills. There is high concentration of jute mills on both the banks of river Hooghly. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, है ना। दोनों एक स्टेटमेंट लिख दिए कि देयर इज अ ग्रेट कंसेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। Close the within inverted comma. Why? Question mark. Why? Question mark. How will you write the answer? If jute mills are
concentrated on both the banks of river Hooghly. बैंक मतलब दोनों किनारे, नदी के दोनों किनारे पे लंबाई में सारे जूट मिल्स लोकेटेड हैं। तो क्यों? अब तुमको यहाँ इस इंडस्ट्री का फेवरेबल फैक्टर लिखना है। In this answer, you have to write the favorable factors for the growth of jute mills. The first factor, इसको क्या लिखोगे? Point number 1. Proximity of the jute producing areas. इसमें तुम थोड़ा और भी एक पॉइंट ऐड करो कि proximity to the jute producing areas because of alluvial soil of the region. है ना, इस रीजन में alluvial soil और वाटर बहुत है, इसलिए इस आंसर को हम बाद में लिखा देंगे, पहले इसको पढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। रिवर हुगली से ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, रॉ मटेरियल को लाने में और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को फिर मार्केट तक पहुंचाने में वाटरवे का यूज किया जाता है, हुगली रिवर वाटरवे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, इनएक्सपेंसिव वाटरवे सपोर्टेड बाय रोडवेज एंड रेलवेज। ठीक है ना। और फिर थर्ड पॉइंट में तुम क्या लिखोगे कि abundant water for processing raw jute, abundant water for processing raw jute, इसका मतलब जूट का जो स्टेम होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत क्लीन वाटर और बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ रिवर हुगली में मिल जाती है। तो क्योंकि जूट के स्टेम को ना बहुत दिनों तक ऐसे पानी में डुबा के रखते हैं, उसकी रेटिंग करते हैं, उसकी वॉशिंग क्लीनिंग करते हैं, तब जाके जूट फाइबर निकलता है। तो इसी को कहते हैं प्रोसेसिंग। तो जूट की प्रोसेसिंग करने के लिए, उसके फाइबर को निकालने के लिए इसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे फैक्टर? चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। देखो, हर एक इंडस्ट्री में ना फेवरेबल फैक्टर वही सब है, थोड़ा उसका रेफरेंस और एग्जाम्पल बदल जाता है। अब यहाँ पे चीप लेबर कहाँ से मिलता है? तो वेस्ट बंगाल भी डेंसली पॉपुलेटेड है, उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। और लास्ट पॉइंट में ये लिखेंगे, कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। समझ गए तुम लोग? तो इतने सारे फेवरेबल फैक्टर हैं। अब तुम इसको ना रिपीट करो, क्या क्या फेवरेबल फैक्टर लिखे, बुक से देख के बताओ। व्हाट आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर एरिया? हाँ, किताब से देख के बोलो। वाटर ट्रांसपोर्ट हाँ, एंड चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हाँ, एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स, बंगाल से सटे हुए कौन कौन से स्टेट हैं? बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे जगह से लेबर आ जाते हैं। और बताओ। Supported by a good network of railways. हाँ, waterways supported by good network of railways, roadways and waterways. हर तरह का यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। रेलवेज आर वेल डेवलप्ड, रोडवेज आर वेल डेवलप्ड एंड लॉट ऑफ वाटरवे फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ जूट एंड मैन्युफैक्चर्ड जूट। Okay, and banking, insurance and port facilities are available from Kolkata. Kolkata is a riverine port. Riverine port का मतलब समझते हो ना क्या? Kolkata port is located on the bank of river Hooghly, but it is well connected with the Sea Bay of Bengal. Ship can enter and reach to the Kolkata port. So port facility is also available. So all these are favorable factors for the growth of jute.